तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। टेंस जो हमेशा से ही बच्चों के लिए टेंशन बने रहते हैं। वो सोचते हैं कि यदि टेंस नहीं आए तो इंग्लिश नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, इंग्लिश की बुक्स नहीं पढ़ी जाएंगी। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी ग्रामर को सीखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, बस उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हमने जब हिंदी बोलनी सीखी तब हमने कोई ग्रामर का टॉपिक थोड़ी सीखा था या व्याकरण थोड़ी सीखी थी कि भाई हम जब पैदा हुए तो हमने वो सुनी और बोलने की प्रैक्टिस करने लगे, अभ्यास करने लगे और बोलते गए, कभी सही कभी गलत, और हमें हिंदी बोलनी आ गई। इसीलिए इसी तरह से इंग्लिश का भी किसी भी लैंग्वेज का भी एक अभ्यास करना होता है। यदि आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, घर में जो डोमेस्टिक चीज़ें होती हैं, घरेलू चीज़ें होती हैं, उनको आप अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो आपकी धीरे धीरे इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती है। हाँ, बल्कि एग्ज़ाम के लिए टेंस को सीखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे कुछ इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ए टेंस इज ए फॉर्म टेकन बाय ए वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस जो होते हैं वो किसी भी कार्य के होने के समय को हमें बताते हैं। इसको हम इस तरह से समझेंगे, जैसे एक आदमी है, उसका नाम है टेंस। टेंस मीन होता है वैसे काल, और काल का मतलब होता है समय। इसीलिए हम टेंस को कहते हैं कि जो समय का हमें बोध कराता है उसी को हम टेंस कहते हैं। तो एक आदमी है टेंस और उसके 3 पुत्र हैं। पहला पुत्र है प्रेजेंट, और दूसरा है पास्ट, और तीसरा है फ्यूचर। जो प्रेजेंट टेंस है वो होता है वर्तमान काल, और जो पास्ट टेंस है वो होता है भूतकाल, और जो फ्यूचर टेंस है वो होता है भविष्य काल। जो प्रेजेंट टेंस है वो नियमित रूप से होने वाले कार्य या जो अभी जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में हमें बताता है, और जो पास्ट टेंस है वो बताता है कि जो कार्य पूरे हो चुके हैं या जो समय बीत चुका है उसके बारे में हमें पास्ट टेंस बताता है। और जो फ्यूचर टेंस है वो बताता है हमें अपने भविष्य के बारे में, जो आने वाली घटनाएं हैं, जो आने वाले कार्य जो हम करेंगे उसके बारे में हमें फ्यूचर टेंस बताता है। अब बात करते हैं इनके पार्ट्स की। यानी कि हमने बताया कि एक आदमी है टेंस, उसके 3 पुत्र हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस के 4 पुत्र हुए, और वो कौन कौन से हैं? इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसी तरह से पास्ट के भी 4 पुत्र हुए। अब पास्ट ने कहा कि मैं भी यही नाम रखूंगा, तो वही उसने कहा, दूसरों ने कहा कि चलो तुम भी यही नाम रख लो, तो उसने भी क्या रखे? यानी इंडेफिनेट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह फ्यूचर ने भी अपने 4 पुत्रों के नाम यही रखे। लेकिन इसमें क्या था कि प्रेजेंट टेंस ने अपने पुत्रों के नाम के सामने अपना नाम जोड़ दिया। ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है, लेकिन टेंस के 4 ही पार्ट होते हैं, और वो 4 पार्ट प्रेजेंट के भी यही होते हैं, पास्ट के भी यही होते हैं और फ्यूचर के भी यही होते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से पास्ट के भी सेम होते हैं और फ्यूचर के भी सेम ही होते हैं। तो हमें सिर्फ 4 नाम याद रखने की जरूरत है। उसके बाद इनके भी 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनेट के भी, कंटिन्यूस के भी, परफेक्ट के भी और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ 4 के ही नाम याद रखने हैं, ना कि आप कहीं कंफ्यूज हो जाएं कि हमें 16 नाम याद और रखने पड़ेंगे। तो वो जो 4 नाम हैं वो होते हैं जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव यानी नकारात्मक जो नोट वाले वाक्य होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाए, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें पर्सन पूछा जाता है, यानी कि जिस सेंटेंस में भी पर्सन पूछ लिया जाए वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नोट भी आए और पर्सन भी पूछ लिया जाए, उसको हम कहते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों, मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं,
आजकल टेंस के नए नए मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं कि बुक्स में, अलग अलग बुक्स में टेंस के नए नए मेथड्स आते हैं। लेकिन मैं जो तुम्हें जिस मेथड से पढ़ा रहा हूँ वो हमने भी बचपन में यही पढ़ा है, हमें भी यही पढ़ाया गया है, जो हमारे माइंड में आज तक फिक्स हुआ रखा है। इस मेथड से इनको समझना और भी आसान हो जाता है। यदि आपको कोई भी दिक्कत लगे या फिर आप इसको दूसरे मेथड से पढ़ना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ताकि मैं आपके लिए दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकूं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब इसकी जो पहचान होती है, हिंदी में हम किस प्रकार से इसको पहचानते हैं कि ये टेंस जो है, ये वाक्य जो है कौन से टेंस का है। इसकी जो पहचान है वो ये है कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आ जाए, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, या वह कपड़े धोती है, या मैं किताब पढ़ती हूं। इन तीनों ही वाक्य में लास्ट में हमें क्या देखने को मिला है, ता है, ते है या ती है। तो इन्हीं वाक्यों से पहचान होती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन। ये बनता कैसे है, हमें इसको बनाने के लिए कौन से नियम अपनाने पड़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में या सिंपल सेंटेंस में हम इस प्रकार से इस सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब के साथ आता है एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह किताब पढ़ती है, सी रीड्स बुक। मैं किताब पढ़ती हूं, आई रीड बुक। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहली वर्ब में, पहले वाले सेंटेंस की जो वर्ब है उसके साथ हमने एस लगाया है, और जो दूसरे वाले सेंटेंस है उसमें हमने वर्ब के साथ एस नहीं लगाया है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, ही, सी, इट या नेम या कोई भी सिंगुलर पर्सन आ जाए अगर सब्जेक्ट के अंदर, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। बाकी के साथ हम वर्ब को सिर्फ सिंगल रूप में लिखेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे सिर्फ, उसमें हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई, वी, यू, प्लूरल वर्ड्स जो होते हैं उनके साथ भी हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह समझ आया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, या वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। उसकी बनाने की जो फॉर्मेशन होती है वो इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डोंट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डजंट गो टू स्कूल। अब आई के साथ डू क्यों आया और ही के साथ डज क्यों आया? जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था कि ही, सी, इट या सिंगुलर नेम हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। वही रूल इसमें भी लागू होता है। जैसे ही, सी, इट या कोई नेम हो तो वर्ब के साथ डज लगेगा और बाकी सभी के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब कोई भी प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसको बनाने का एक ही रूल होता है कि सबसे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, या सब्जेक्ट के रूप में ना कहें कि हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। तो इसका जो बनाने की जो फॉर्मेशन होती है वो है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना कभी मत भूलिए। क्या वह अपना काम करता है? डज ही डू हिज वर्क? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अपना काम करता हूं? डू आई डू माई वर्क? क्या मैं किताब पढ़ता हूं? डू आई रीड बुक? क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड बुक? तो इसमें भी डज और डू का सेम ही नियम रहेगा। इसके बाद आता है नेगेटिव प्लस
इंटरोगेटिव यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसमें नॉट भी आता है और पर्सन भी पूछ लिया जाता है। जैसे इसको बनाने की जो फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है? डज ही नॉट प्ले द क्रिकेट? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं? डू आई नॉट प्ले द क्रिकेट? डू और डज के नियम इसमें भी वही सेम रहने वाले हैं, हम उनको चेंज नहीं करेंगे। यानी डज जो है वो ही सी इट या सिंगुलर पर्सन के साथ ही आएगा और डू बाकी सभी के साथ डू आना है, प्लूरल के साथ भी डू का प्रयोग ही हम करेंगे। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कोई कमी रह जाती है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। यदि आप दूसरे मेथड से पढ़ना चाहते हैं तो भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको उस मेथड से भी पढ़ा सकूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।